तो हम लोग अब फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है डेटा कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर वायलेशन कैसे होता है। उसके पहले हम लोगों ने कैरेक्टर स्टफिंग कर लिया है और स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विथ बिट स्टफिंग कर लिया है। तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफैक्ट। और इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें एसिंक्रोनस सिंक्रोनस काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़नी है and it will be very helpful. So we'll be starting with the new topic, that is frame synchronization. I will be sharing you the screen so that you will be able to understand. Now ये देखिए frame synchronization आपको सामने नजर आ रहा होगा. This is called frame synchronization. ये frame synchronization है. इसमें देखिए कई सारी चीजें इसमें दी गई है. फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन में कहता क्या है कि द डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन इज सीरियल इन नेचर। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन मशीन तक, दैट इज सीरियल इन नेचर। नाउ व्हाट इज सीरियल इन नेचर? डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा क्या है? डेटा वही है जो पैकेट्स में है और वही है जो पैकेट्स फ्रेमिंग कर दी गई है। तो जो भी पैकेट्स और पैकेट्स को फ्रेमिंग की जाती है, तो ये पैकेट्स जो है वो नंबर्ड किए जाते हैं। ये हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो ये नंबरिंग जो होती है वो नंबरिंग ऑब्वियसली सीक्वेंशियल होगी, 1 2 3 4 के हिसाब से होगी। अब डेटा या फ्रेम जिधर से भी जाए, कैसे भी पहुंचे डेस्टिनेशन तक, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एट द रिसीविंग एंड क्या होना चाहिए? रिसीविंग एंड पे आपका जो डेटा जो मिले वो सीक्वेंशियल मिलना चाहिए। अब ये सीक्वेंशियल मिलना चाहिए का क्या मतलब है? सीक्वेंशियल मिलने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आई हैव अ मैसेज, हाय हाउ आर यू बाय। तो आपको जो मैसेजेस मिलेगा वो इसी सीक्वेंस में मिलना चाहिए ना, हाय हाउ आर यू बाय, दिस इज द मैसेज। सपोज कीजिए कि अगर उसकी सीक्वेंसिंग नहीं की गई तो कोई भी डेटा पहले पहुंच जाएगा। पता चलेगा कि आपने हाई लिखना था जहां पे, वहां पे बाय लिख गया। जो मैसेजेस मिला वो पहले ही बोल दिया बाय, उसके बाद लिखा हाउ आर यू और लास्ट में लिखा हाय। तो देयर कैन बी मिसमैच इन द मैसेजेस। तो ये मिसमैच से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटा को जो है वो सीरियल में कर देते हैं, उसकी नंबरिंग कर देते हैं। और इसीलिए फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा जो भी डेटा हो वो सही तरीके से सही जगह पे पहुंच पाए। ड्यू टू एरर अकरिंग इन बिट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कुछ एरर्स जो आ जाते हैं ट्रांसमिशन के दौरान, जो एरर्स आते हैं ड्यू टू एरर अकरिंग इन बिट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो कुछ एरर्स आ जाते हैं ड्यू टू फैक्टर्स लाइक नॉइज एंड अदर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि नॉइज के चलते या कुछ और फैक्टर्स के चलते जो है आते हैं, ड्यू टू फैक्टर्स लाइक नॉइज एंड अदर्स। द स्टार्ट ऑफ बिट, मतलब कई कुछ भी फैक्टर से जो एरर्स आ रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि एरर्स जो आ रहे हैं वो किस में आते हैं? बिट्स में आते हैं, है ना। तो ये ट्रांसमिशन के दौरान ही होता है और न किसी नॉइज की वजह से होता है ये जो एरर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो बिट्स में क्या होता है कि बिट्स में चेंज हो जाता है, बिट चेंज हो जाता है। जहाँ पे 0 जाना था वहां पे 1 चला जाता है। तो उसके हिसाब से होता क्या है कि पूरा का पूरा मैसेज ही गड़बड़ा जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो उसको जो है हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोगों को वो काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखता है द स्टार्ट ऑफ बिट और एंड ऑफ बिट, ध्यान रखिएगा, द स्टार्ट ऑफ बिट और एंड ऑफ बिट और स्टार्ट ऑफ फ्रेम और एंड ऑफ फ्रेम। जो फ्रेम जा रहा है, जो फ्रेम गया, तो उसकी तो नंबरिंग होती ही है, प्लस जो आपका बिट जा रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पे एंड हो रहा है
उसको ध्यान में रखा जाता है। कहां पर? जब वो रिसीव किया जाए। इसीलिए यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, जो भी चीज पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। इट विल रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक बार समझ में आ जाए तो बहुत मजा आता है। तो बस ध्यान बनाए रखिए कि कहां पर क्या सर बोल रहे हैं। ये बहुत हिसाब से बहुत बढ़िया से नोट्स बनाया गया है, और सबसे जितने भी अच्छे अच्छे बुक्स हैं उन सब को मिला करके क्लब करके बनाया गया है, और ये आप ही के लिए मैंने मेहनत किया है। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर ट्यूशन पढ़ने का कोई फायदा, कोचिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा। ट्यूशन, कोचिंग, क्लास कुछ कर लीजिए, फायदा ही नहीं होगा अगर आप ध्यान से ना सुने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। द स्टार्ट ऑफ बिट और एंड ऑफ बिट, खत्म। उसके बाद द स्टार्ट ऑफ फ्रेम और एंड ऑफ फ्रेम may not be recognized by receiver properly। कहां पर बिट्स स्टार्ट हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, कहां पर फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, कहां पे फ्रेम एंड हो रहा है, ये हो सकता है कि रिसीवर के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि नॉइज इंट्रोड्यूस हो गया है। तो उसको पता कैसे चलेगा? बीच में तो एक जीरो घुस गया, या बीच में तो एक वन कहीं से घुस गया बिट्स में, तब कैसे दिक्कत होगी ना फिर। तब यहां पर क्या किया जाता है? may not be recognized, the receiver may lose synchronization। तो रिसीवर क्या होगा? रिसीवर may lose synchronization। सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकेगा, वो सिंक्रोनाइजेशन सही से नहीं हो सकेगा। मतलब ये कि जो सीक्वेंसिंग करके चल रहा था, डेटा को कॉम्पैक्ट करके भेजा जा रहा था, अगर ये नॉइज इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर वो तो बर्बाद हो जाएगा। द रिसीवर मे लूज सिंक्रोनाइजेशन विथ ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का जो है सिंक्रोनाइजेशन वो लूज हो सकता है। इफ ट्रांसमीटर सेंड्स लॉन्ग स्ट्रीम्स, अगर ट्रांसमीटर जो है लॉन्ग स्ट्रीम भेजता है, इफ ट्रांसमीटर सेंड्स लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ बिट एंड इफ no steps are taken to synchronize transmitter and receiver, the serial transmission occur in one of the following ways। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिए। द रिसीवर में लूज सिंक्रोनाइजेशन विथ ट्रांसमीटर, सही है। रिसीवर जो है सिंक्रोनाइजेशन लूज कर देगा, कर सकता है, चांसेस है। क्यों करेगा? इफ ट्रांसमीटर सेंड्स लॉन्ग स्ट्रीम्स, अगर लंबी लंबी बड़ी बड़ी डेटा वाले जो मैसेजेस भेजे जाएंगे, तो उसमें हो सकता है चांसेस ज्यादा हैं कि आपके मैसेजेस गड़बड़ हो जाएं, अगर उनको सही ना किया जाए। तो अगर मान लिया गड़बड़ी होगा तब तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस गड़बड़ी को रोक लिया जाए और आगे उसको पकड़ में आ जाए, तो हो सकता है कि जो आपका मैसेजेस में गड़बड़ी आई है वो करेक्ट कर दिया जाएगा। मान लिया कहीं पे 0 बिट घुस गया है तो उसको निकाल भी तो सकते हैं, और उसका तरीका हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कई बार। कई सारे बिट स्टफिंग और कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये चीज है यहाँ पे कि ये बिट सिंक्रोनाइजेशन सही से हो, इसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग ट्रांसमिशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। वो उस ट्रांसमिशन को जो है हम लोगों को सही रखना होगा। इफ ट्रांसमीटर सेंड्स लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स एंड इफ नो स्टेप्स आर टेकन, अगर कोई सुधार वाली चीजें नहीं की गई तो क्या होगा? तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो सिंक्रोनाइजेशन जो है सही से नहीं हो पाएगा ट्रांसमीटर के लिए और रिसीवर के लिए। अब जो है बात है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन जो होता है वो कैसा होता है। द सीरियल ट्रांसमिशन अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग। जो सीरियल ट्रांसमिशन है, हम लोग पढ़े थे सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन, मैंने बहुत पहले बताया था आपको। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है? सीरियल ट्रांसमिशन में होता है बिट बाय बिट ट्रांसफर किए जाते हैं, है ना। और सीरियल ट्रांसमिशन में होता है, और पैरेलल में क्या होता है कि 8 अलग अलग वायर होते हैं और 8 बिट एक साथ भेज दिए जाते हैं अलग अलग वायर से।
तो 8 बिट एक साथ मिल जाते हैं, तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे केवल और केवल सीरियल ट्रांसमिशन की बातें हो रही है, जहां पे बिट्स एक एक करके पास किए जाते हैं। तो वो दो तरीके से होते हैं, पहला एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझते चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, द सिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट इज शोन बिलो। एसिंक्रोनस ये फ्रेम फॉर्मेट है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। सीरियल ट्रांसमिशन में बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए बिट बाय बिट डाला हुआ है। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट बिट है, ये देखिए स्टार्ट बिट है ना, ये आइडल स्टार्ट ऑफ अ लाइन, यहाँ पर एक स्टार्ट बिट आ गया। अब यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक आपका 5 to 8 डेटा बिट्स है, 5 से लेकर के 8 बिट तक डेटा इसमें हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पी बिट है जो कि ऑड और इवन पेरिटी चेक करता है, जो कि अनयूज्ड है, ये हम लोग ऐसे ही रखते हैं, और फिर बाद में स्टॉप एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान में कि एक स्टार्ट बिट अलग, 5 से 8 बिट अलग, फिर एक पी बिट और एक स्टॉप बिट। स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, एक लास्ट सेकंड लास्ट में पी बिट, और बीच में आपका डेटा। ये सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम फॉर्मेट है, इसको ध्यान से दिमाग में रख लीजिए, कहीं भी, बहुत ही आसान है इसको बनाना। एसिंक्रोनस जहां बोला जाए फट से बना दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है फटाफट पेन चलाते चले जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है पेंसिल और पेन बदलना, पेन से ही बना दीजिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि आपको आता है, हमें ये नहीं हमें डायग्राम नहीं देखना है कि डायग्राम कौन पेंसिल से बनाया है, कौन बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, दैट आई डोंट वांट टू सी। आप पेन से ही बनाइए, लाइन वाइन अच्छे से खींचिए, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया हमें, हाँ आपको आता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब आप ऐसा पेन से बनाइए कि वो बनाए हैं डेटा बेट्स और वो लगे कि अच्छा सांप बना दिया, बिच्छू बना दिया, हाथी बना दिया, तो ये नहीं चलेगा। बिट ट्रांसफरेंस दिखा रहे हैं तो प्रॉपरली दिखाइए, प्रॉपरली उस चीज को लिखिए कि उसका जो आपका जो डिफरेंट जो उसका लेबलिंग है वो रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है बनाना, और नंबर पूरा मिलता है, इसलिए छोड़ना नहीं। अब ये सिंक्रोनस फ्रेम फॉर्मेट है। द स्ट्रैटेजी विद दिस स्कीम इज टू अवॉइड टाइमिंग प्रॉब्लम्स। इसमें जो है मेनली देखा ये गया है कि हमें टाइमिंग प्रॉब्लम्स को, जो डिले होता है उसको दूर करना है। तो इसमें क्या करता है कि जितना भी लॉन्ग बिट हो उसको डिवाइड कर देता है। बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग बिट होगा तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होता है, द स्ट्रेटेजी विद दिस स्कीम इज टू अवॉइड टाइमिंग प्रॉब्लम्स बाय नॉट सेंडिंग लॉन्ग अनइंटरप्टेड अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। मतलब बहुत लंबा जो मैसेज है वो हम लोग भेजेंगे, लेकिन एसिंक्रोनस क्या करेगा, उसको बांट देगा, डिफरेंट स्ट्रीम्स में बांट देगा, और जो कि आपको करेक्शन भी करता जाएगा और अनइंटरप्टेड स्ट्रीम रहेगा ये, ताकि डेटा में कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो एसिंक्रोनस बहुत ही काम लायक की चीज है, और हमारे जो डेटा ट्रैवल करते हैं उसमें काफी बड़ा सहयोग एसिंक्रोनस का होता है। In this format, data is transmitted one character at a time. एक एक कैरेक्टर एक एक बार में भेजा जाता है, और हर कैरेक्टर 5 से 8 बिट का लेंथ को लेता है, 5 to 8 बिट्स का लेंथ लेता है हर एक कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब ए अलग, बी अलग, सी अलग, एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग, ये सब 5 से 8 बिट लेते हैं जगह। टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन must only be maintained
विद इन ईच कैरेक्टर। तो ये जो टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन है वो मेंटेन किया जाता है हर कैरेक्टर के लिए। ठीक है। द रिसीवर हैज द अपॉर्चुनिटी टू रीसिंक्रोनाइज एट बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू कैरेक्टर। अब जैसे ही रिसीवर के पास जाता है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि भाई जो हमारे पास डेटा है उसको फिर से रीसिंक्रोनाइज किया जाए, और शुरू से ये सिंक्रोनाइज करना शुरू करता है। मतलब सारे डेटा को सेट करता है कि कौन सा डेटा पहले आया कौन सा डेटा बाद में आया, उसको सजा देता है, तब एक्सेप्ट करता है। तो ये रिसीविंग एंड पे भी होता है। फॉर सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर एडेड। अभी हमने देखा कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, स्टार्ट और स्टॉप बिट ऐड किया जाता है बिगिनिंग में और एंड में, जब कैरेक्टर शुरू हो रहा है और जब कैरेक्टर खत्म हो रहा है। तो बिगिनिंग और एंड में क्या होता है, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को लगाया जाता है। द रिसीविंग मशीन रीसिंक्रोनाइजेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू बाइट। जब भी नया बाइट आता है तो वहां पर से वो रीसिंक्रोनाइजेशन करना शुरू करता है रिसीवर के एंड के पास। When the receiver detects a start bit, जैसे ही स्टार्ट बिट उसको मिलता है तो वो अपना टाइमर शुरू कर देता है। इट सेट्स अ टाइमर एंड बिगिंस काउंटिंग। टाइमर शुरू कर देता है और काउंट करना शुरू कर देता है कि भैया 8 बिट हुआ कि नहीं हुआ, कहां पर मेरा स्टॉप बिट आ रहा है, उसके बीच में कितने बिट्स आए, ये शुरू कर देता है। तो इट सेट्स अ टाइमर एंड बिगिंस काउंटिंग बिट एज दे कम इन। जैसे जैसे वो आते जाते हैं उसको काउंटिंग करता जाता है। आफ्टर एन बिट्स मतलब 5 से 8 हो गया एन बिट्स, द रिसीवर लुक्स फॉर द स्टॉप बिट। तो अब स्टॉप बिट को वो खोजता है। जैसे ही उसको स्टॉप बिट मिलता है बाकी वो इग्नोर कर देता है, बाकी के बाद की जितनी भी चीजें उसको वो इग्नोर कर देगा, उतना ही बिट को वो पहले रिसीव करेगा। After n bits, the receiver looks for the stop bit. As soon as it detects the stop bit, it ignores any received pulses until it detects the next start bit. जब तक नेक्स्ट स्टार्ट बिट नहीं आता है तब तक के सारी चीजों को वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो ये आपका ए सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम फॉर्मेट है। ठीक है। वहीं पर सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम फॉर्मेट भी होता है। ये ए सिंक्रोनाइजेशन हुआ, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट वाला। ठीक है। और इसमें जो है अब सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम फॉर्मेट की, वो क्या है सो देखिए। सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम फॉर्मेट में क्या होता है, इन सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम फॉर्मेट द बिट स्ट्रीम इज कंबाइंड इनटू लार्जर फ्रेम। बिट स्ट्रीम जो है बड़े बड़े फ्रेम में उसको एक्सेप्ट करता है, विच में कंटेन मल्टीपल बिट्स बाइट्स। उसमें बिट बाय बिट नहीं होता है, उसमें बिट्स तो होते ही बिट बाय बिट ही होते हैं, लेकिन वो लंबे लंबे स्ट्रीम्स में डेटा आते हैं। विच में कंटेन मल्टीपल बाइट्स विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। विच में कंटेन मल्टीपल बाइट्स विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स होने के लिए जो है वो आपका डेटा जो है उस तरीके से करता है। विच में कंटेन मल्टीपल बाइट्स विच स्टार्ट एंड विच विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। उसमें जो है स्टार्ट और स्टॉप बिट की कोई भी चीजें नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ए सिंक्रोनाइजेशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट होता है, सिंक्रोनाइजेशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होता है। ठीक है। टू प्रिवेंट टाइमिंग, तो टाइमिंग होगा कैसे, इसमें कैसे होगा टाइमिंग। To prevent timing drift between transmitter and receiver, their clocks must be synchronized. अब ये क्या करता है कि जिस समय वहां से भेजा गया है डेटा, तो वहां पर से टाइमिंग को ड्रिफ्ट को बांटता है ये। मतलब टू प्रिवेंट टाइमिंग ड्रिफ्ट बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो टाइमिंग है वो टाइमिंग किसके लिए है, बिट्स ट्रांसफरेंस का है।
तो यहाँ पे क्लॉक को वो सिंक्रोनाइज, यहाँ पे क्लॉक को ही सिंक्रोनाइज कर देता है, क्लॉक को सिंक्रोनाइज करता है। और ये तरीका क्या है? वन ऑफ द वे फॉर सिंक्रोनाइजेशन इज टू प्रोवाइड अ सेपरेट क्लॉक लाइन। ये क्या करता है कि एक अलग से क्लॉक लाइन को प्रोवाइड करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक अलग से सेपरेट क्लॉक लाइन दे देता है। The other way to improve synchronization is to include clocking information in data signal. The other way to improve synchronization तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम में क्या हुआ कि इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होता है, और टाइमिंग ड्रिफ्ट को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक तरीका तो ये है कि हम लोग एक सेपरेट क्लॉक लाइन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में इंक्लूड कर देते हैं। दूसरा एक और तरीका है, वो ये है कि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए उसमें क्लॉकिंग इंफॉर्मेशन ही डाल देते हैं सीधा डेटा सिग्नल में, जो कि इस तरीके से दिखाया गया है नीचे में। कैसे करते हैं? तो सबसे पहला तो हो गया आपका क्या कि जो वन ऑफ द वे इज टू सिंक्रोनाइज इज टू प्रोवाइड अ सेपरेट क्लॉक लाइन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एंड द अदर वे is to improve synchronization is to include clocking information. Clocking information हम लोग उसमें डाल देते हैं। अब ये clocking information जो डालते हैं उसमें बड़ा चीज हो जाता है कि clocking information कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 बिट फ्लैग अलग है, फिर उसके बाद कंट्रोल फील्ड है, फिर डेटा फील्ड है, और फिर कंट्रोल फील्ड है, फिर 8 बिट फ्लैग है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिए, 8 बिट इधर भी फर्स्ट में भी, 8 बिट फ्लैग लास्ट में भी। कंट्रोल बिट फील्ड इधर भी है सेकंड लास्ट में, कंट्रोल फील्ड इधर भी है सेकंड लास्ट में। इधर में सेकंड में और इधर में सेकंड लास्ट में, इधर में फर्स्ट में, इधर में लास्ट में। 8 बिट फर्स्ट में, 8 बिट लास्ट में, कंट्रोल फील्ड सेकंड में, इधर कंट्रोल फील्ड सेकंड लास्ट में, बीच में है आपका डेटा फील्ड, और टोटल 5 ही है। यही है सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम। अब इसी में डेटा फील्ड होता है और इसी में हम लोग क्या करते हैं सो देखते हैं। ठीक है, द फ्रेम स्टार्ट प्रियम्बल, द फ्रेम स्टार्ट प्रियम्बल कॉल्ड फ्लैग विच इज 8 बिट लॉन्ग। अब यहां पर क्या होता है कि जो फ्रेम है उसमें द फ्रेम स्टार्ट प्रियम्बल कॉल्ड अ फ्लैग। फ्रेम जो है वो क्या करता है, दैट स्टार्ट्स अ प्रियम्बल कॉल्ड फ्लैग विच इज 8 बिट लॉन्ग। 8 बिट लॉन्ग होता है। द फ्रेम स्टार्ट प्रियम्बल कॉल्ड फ्लैग विच इज 8 बिट लॉन्ग, ये 8 बिट लंबा होता है। द सेम फ्लैग इज यूज्ड एज पोस्टएम्बल। अब देखिए दो चीज है, प्रीएम्बल, पोस्टएम्बल। जो फ्रेम स्टार्ट होता है, द फ्रेम स्टार्ट्स प्रीएम्बल कॉल्ड अ फ्लैग, जो कि 8 बिट का होता है, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट में और लास्ट में लगा होता है। द सेम फ्लैग इज यूज्ड एज पोस्टएम्बल, तो उसी चीज को हम लोग लास्ट में भी लगाते हैं, पहले में भी और लास्ट में भी लगाते हैं। द रिसीवर लुक्स फॉर द अकरेंस ऑफ द फ्लैग पैटर्न। अब ये क्या करता है कि फ्लैग पैटर्न को पढ़ता है, जिस फ्लैग पैटर्न को शुरू में आया है वही फ्लैग पैटर्न अगर लास्ट में मिल गया तो समझ जाते हैं कि इसी दोनों के बीच में डेटा होगा। तो द रिसीवर लुक्स फॉर द अकरेंस ऑफ द फ्लैग पैटर्न, जिस तरीके का फ्लैग पैटर्न शुरू में मिला है वैसा ही फ्लैग पैटर्न खोजता है टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। तो वो जो है स्टार्ट ऑफ द फ्रेम में आपका निकल गया। This is also followed by some number of control field। कुछ और कंट्रोल फील्ड के साथ जो है ये रहता है, जो कि आपको मैंने दिखाया है।
पहले था 8 बिट फ्लैग, फिर सेकंड में कंट्रोल फील्ड, तो उसी कंट्रोल फील्ड की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये कंट्रोल फील्ड के साथ ही होता है, दिस इज फॉलोड बाय सम नंबर ऑफ कंट्रोल फील्ड, देन अ डेटा फील्ड, तब आपको आपका डेटा फील्ड मिलता है। बाकी जो भी कंट्रोल फील्ड है फिर वो सेकंड लास्ट में आता है। फाइनली फ्लैग इज रिपीटेड, वही सेम रिपीट होता है फ्लैग। द एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज इट्स स्पीड। इसमें क्या होता है कि स्टार्ट विद स्टॉप इट होता नहीं है, जिसके कारण जो है और डिले कम होता है। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस से भी बेटर हो गया। ठीक है, तो द एडवांटेजेस of synchronous transmission is its speed. It uses lesser number of overhead bit than a synchronous frame, asynchronous frame. तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर काम हो जाता है और ये ज़्यादा स्पीड से काम होता है। तो आई होप कि आप लोगों को एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस समझ में आया होगा। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन मैंने अभी पढ़ाया है और आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। अगर पढ़ लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ट्राई टू रीड इट ऑन योर ओन। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, सो दैट यू कैन स्टडी इट हार्ड। और इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको जो है सारे ज्ञान जो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मिल जाएगा। तो अब मैं जो है नेक्स्ट क्लास में एरर कंट्रोल करूंगा और एरर कंट्रोल हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। चलिए, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।